नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे 4 आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द प्रेसिंग नीड टू एडजुडिकेट नॉट मीडिएट। यहाँ पे मिस्टर कालीश्वरम राज जी और कालीश्वरम राज जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो मतलब बड़ी हस्ती है सुप्रीम कोर्ट में अगर लॉयर है। तो इनका ये बोलना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एडजुडिकेट कर रहा है बहुत सारे मैटर्स में। जैसे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो एडजुडिकेशन के तरीके का था। फार्म लॉस की बात कर लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात कर लीजिए। बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कोई केस जाता है ना, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि आप ये बताओ कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पर्टिकुलर इशू कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आप ये बताइए कि ये भारत की संविधान के हिसाब से है या भारतीय संविधान के अगेंस्ट है। फार्म लॉस भारतीय संविधान के हिसाब से है या अगेंस्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर स्टैंड नहीं ले रहा है। और कालीश्वरम राज जी यहाँ पे अपने आर्टिकल के थ्रू ये भी बोल रहे हैं कि स्टैंड सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के अगेंस्ट लेना है। तो कहीं ना कहीं इनके इस आर्टिकल में एक एंटी गवर्नमेंट व्यू है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट साथ दे रही है एग्जीक्यूटिव का, यानी कि हमारे सरकार है उसका साथ दे रही है। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल है डिजीइंग क्लाइम। यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। इन्फ्लेशन बहुत लंबे समय के लिए हाई रहा, लगभग 7-8 महीने बिल्कुल टॉप पे रहा। उसके बाद ये जो दिसंबर और जनवरी वाला महीना है, आखिरी के 2, यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। थोड़ा हम लोग को चीजें स्टेबलाइज होती नजर आ रही है। लेकिन ये कितनी स्टेबलाइज रहेंगी आगे आने वाले समय में, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कुछ ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में जिसके चलते आगे आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ सकता है। उसके 2-3 रीजन बता रखे हैं। एक रीजन तो बता रखा है कि भाई सप्लाई साइड स्क्वीज, यानी सामान जो आता है सप्लाई साइड रेस्ट्रेंट्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। दूसरा, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इन सारी पॉइंट्स को देखेंगे। किरण बेदी जी को एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक आर्टिकल है यहाँ पे अफेक्टिंग अ सोशल राइट्स, स्टार्टिंग अ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसमें स्पेसिफिक कास्ट की बात हो रही है। हुआ यह है कि पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल टेबल किया पार्लियामेंट में, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें करना क्या है, इसमें यह है कि तमिलनाडु की 7 शेड्यूल कास्ट को हेरिटेज नेम देवेंद्र कालू वेलालार के अंदर लाने की बात की जा रही है, डीकेवी के अंदर लाने की बात की जा रही है। मैं आपको पहले बता दूं, इनको रिजर्वेशन देने की बात नहीं की जा रही, क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है इनके पास, तो रिजर्वेशन है। ये 7 जो सब कास्ट हैं, एक है देवेंद्र कुलाथान, एक है कदियान, ठीक है भाई। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सबसेट्स इंक्लूड देवेंद्र कुलाथन कदियान, ठीक है, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, थांजावुर। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ शेड्यूल कास्ट की सब कास्ट है जिसको डीकेवी के हेड के अंदर यानी देवेंद्र कुला वेलालार के अंदर लाने की बात की जा रही है। ये एग्जैक्टली है कौन कौन सी, इनके भी नाम दे रखे हैं। देवेंद्र कुलाथान, कदियान किस इलाके के हैं ये भी बता रखा है, कुदुम्बन, कलादी, पल्लन, पनाड़ी और वथीरियन। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट ये कुछ ऐसी शेड्यूल कास्ट की सब कास्ट हैं जिसको देवेंद्र कुला वेलालार नाम के अंदर लाने की बात की जा रही है। ये जो देवेंद्र कुला वेलालार है ये एक हेरिटेज नेम है। अब सवाल पूछा जाए कि ये देवेंद्र कुला वेलालार के अंदर इन सब कास्ट को आप क्यों लेके आ रहे हो, चूंकि जो इनके साथ इंडिविजुअल दलित कास्ट टैग लगा हुआ ये हट जाएगा। कहीं ना कहीं जो डी के वीज है, जो देवेंद्र कुला वेलालार हैं, इनको प्रॉस्पेरस वेटलैंड ओनर माना जाता है। इनको किसी भी प्रकार से ऑप्रेस्ड नहीं माना जाता है। इसीलिए ये जो 7 शेड्यूल कास्ट के सब सेक्शन है, ये चाहते हैं कि इनको डीकेवी के अंदर लेके आया जाए। काफी कम्युनल मुद्दा है, काफी सेंसिटिव मुद्दा है ये, और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। बट यहां मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, रीजन बीइंग कि बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दा है और मैं कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड चीजों पे थोड़ा कम ही बात करता हूं। एक आर्टिकल है इज इंडिया क्रिमिनलाइजिंग कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि अलग से आपके लिए डिस्कस करूं। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे मेकिंग पीस विद नेचर नाउ, पर दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और नेचर के हालात खराब हैं, उसको बदलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स दिए हैं इंगर एंडरसन जी ने, तो इसके बारे में बात करेंगे। इंगर एंडरसन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम की। और एक और आर्टिकल आज छपा है, ये भी हाईली कम्युनल आर्टिकल है, टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ डिवाइड।
कम्युनलिज्म से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ कम्युनल पॉलिटिक्स हुई है वेस्ट बंगाल में, हिंदू मुस्लिम की जो लोकल टाइप के झगड़े दंगे, ये सब वेस्ट बंगाल में इस समय पे पीक पे है। रीजन बिंग इलेक्शंस आने वाले हैं। इलेक्शन के समय पे वैसे भी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। कुछ ऐसा इस समय पे वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। बस ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ एडवर्स ना हो लोगों के लेवल पे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करें दोस्तों, ठीक है। आपको बहुत सी वीडियोस भी मैंने अवेलेबल कराई, लगभग 20-25 वीडियोस प्लस ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है चैनल पे। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। आगे आने वाले समय में जो मेरे ओनली मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कुछ लाइव स्ट्रीम्स करूंगा, उनके डाउट्स को ऑनलाइन टेकअप करने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपकी जर्नी डाउट्स हो दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से, एंड ऑफ एन इनिंग्स। किरण बेदी जी जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, इनको पोस्ट से हटा दिया गया। इस टॉपिक को मैंने पहले भी डिस्कस किया। 13 जनवरी 2021 का अगर डेली एडिटोरियल डिस्कशन हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो पुदुचेरी की चीफ मिनिस्टर हैं और जो पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, इनके बीच में इश्यूज क्या चल रहे थे, क्यों इतनी झड़प होती थी। तो 13 जनवरी 2021 में द हिंदू एडिटोरियल में जो पुदुचेरी इशू वाला सेक्शन है, लगभग 3 से 4 मिनट में समझा रखा है। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, उससे थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए इस आर्टिकल को जो हेडिंग दी गई है वो दी गई है एंड ऑफ एन इनिंग्स। चूंकि किरण बेदी जी को रिमूव कर दिया गया है एज पुडुचेरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है भाई। और इससे जो कांग्रेस की सरकार है यूनियन टेरिटरी में, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से किरण बेदी जी के जो रिश्ते हैं विद चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी वो बहुत ही खराब है। लास्ट 4-4.5 सालों में दोनों पार्टीज एक दूसरे को उल्टा सीधा सुनाते हुए नजर आई हैं, एक दूसरे के जो भी पॉलिटिकल डिसीजन है उसमें इंटरफेयर करती नजर आई हैं। और एट द सेम टाइम ये सब जो किरण बेदी जी कर रही थी, ऐसा तो है नहीं कि ये इंडिपेंडेंटली कर रही थी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी इसमें एक रोल था। और अब केंद्र सरकार ने अपने ही नॉमिनी को उसकी पोस्ट पर से हटा दिया है। क्यों हटा दिया? क्योंकि पुदुचेरी में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो भी किरण बेदी जी कर रही थी, कहीं ना कहीं किरण बेदी को इस प्रकार से देखा जा रहा था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रही है। सैनिटाइजेशन के एम्फेसिस की बात हो, वाटर बॉडीज की रिज्यूविनेशन की बात हो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सब चीजों में वी नारायण स्वामी जी को ठीक तरीके से किरण बेदी काम नहीं करने दे रही थी। कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों के फेवर में ही बात कर रही थी। सैनिटेशन के, वाटर बॉडीज साफ करने के, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके फेवर में ही बात कर रही थी किरण बेदी जी। उसके बाद भी किरण बेदी जी को कुछ ना कुछ इस प्रकार से देखा गया, कुछ ना कुछ जो उनके एक्शंस थे वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में रुकावट की तरह काम कर रहे थे। इसलिए किरण बेदी जी की जो इमेज थी ना पुदुचेरी के अंदर, वो थोड़ी सी खराब हो रही थी। और यहाँ पे जो केंद्र सरकार थी उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि इस खराब इमेज के चलते बीजेपी पार्टी के लिए आगे आने वाले इलेक्शंस में वोट जीतना मुश्किल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे किरण बेदी जी के चीफ मिनिस्टर जी के साथ, वो बिल्कुल ओपन में थे। इन डिफरेंसेस के लिए आप ये पर्टिकुलर वीडियो देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत सारी चीजों में थी। एक ऑफिशियल को ऑब्ससेनिटी ऑन सोशल मीडिया पे सस्पेंड कर दिया गया। हेलमेट रूल फॉर 2 व्हील राइडर्स, फ्री राइस स्कीम, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये सब उस वीडियो में मैंने बात की है, ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सीएम चाहते थे वो इंप्लीमेंट नहीं होने देनी थी ऑन ग्राउंड किरण बेदी। और जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लीडर को राज ही नहीं करने दोगे, उसके काम में रोड़ा पैदा करोगे, तो कहीं ना कहीं उस स्टेट के लोगों को भी तो लगेगा, भले ही यूनियन टेरिटरी है बट उसकी खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पे लोगों को ये लगेगा कि भाई ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड लीडर को काम ही नहीं करने दे रही है। तो जब काम ही नहीं करने दे रही हो आप, मतलब आप इंटरफेयर कर रहे हो। और जब आप इंटरफेयर कर रहे हो तो लोगों को पसंद आएगा? ऑब्वियस सी बात है, पसंद नहीं आएगा। और किरण बेदी जी के जो अपोनेंट है ना वी नारायण स्वामी, ये भी चुप नहीं बैठे। ये भी पिछले कई सालों में, चूंकि इनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो इन्होंने भी मुहिम छेड़ रखी थी किरण बेदी के अगेंस्ट। ये भी स्टेट के लोगों के सामने जगह जगह पे जाके रैलियां करते थे कि किरण बेदी, हम ये करना चाहते हैं स्टेट के लोगों के लिए, ये करना चाहते हैं और किरण बेदी हमको करने नहीं दे रही है। और कहीं ना कहीं इसमें वी नारायण स्वामी जी सक्सेसफुल भी हो रहे थे। अगर आप पुदुचेरी की पॉलिटिक्स की बात करो दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है पुदुचेरी की पॉलिटिक्स में किरण बेदी जी के पास ताकत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि बेसिकली वो है एक यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी में वही होता है जो होम मिनिस्ट्री चाहती है। तो होम मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को बोलेगी, प्रेसिडेंट किसको बोलेगा? किरण बेदी जी को बोलेगा। किरण बेदी जी ऑन ग्राउंड काम करेंगे। और कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी में बहुत सी पावर्स होती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट के कहने पर काम करता है।
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे किरण बेदी जी की इमेज खराब हो रही थी और उस इमेज के चलते बीजेपी को लगा कि आगे इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसलिए किरण बेदी को इलेक्शन से पहले ही हटा दिया। तो काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस समय पे पुदुचेरी में जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें काफी बटे हुए हैं। जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए जिनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर भी हैं। इन्होंने आते ही 22 फरवरी को बोला कि मैं एक फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करूंगा जहां पे मैं देखूंगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी है। कहीं ना कहीं डॉक्टर सौंदरराजन जी के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये पार्टी लाइंस पे न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी पार्टी को सपोर्ट ज्यादा करेंगे, कांग्रेस के अगेंस्ट बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो स्टेबिलिटी है आपकी पुदुचेरी की पॉलिटिक्स में वापस लौट के आए। हालांकि इलेक्शन सब सर पे हैं, तो इलेक्शंस के बेसिस पे ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। लेकिन यहाँ पे ऑथर एंड में एक बात बोल रहा है कि भले ही किरण बेदी जी लोगों के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड फंक्शनरी को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि वो पॉलिटिकली इलेक्टेड फंक्शनरी के पीछे है। मैं आपको बताता हूं कैसे। वी नारायण स्वामी पॉलिटिकली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है। कहने का मतलब यह है कि भाई हमारा संविधान ये बोलता है कि पुदुचेरी में इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, जो चीफ मिनिस्टर होगा वो राज करेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार अपॉइंट करेगी एंड ही इज अ नॉमिनल हेड। तो नॉमिनल हेड के पास ये पावर नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल पे चीजों को इंप्लीमेंट करे, पॉलिसी बनाए। कहीं ना कहीं किरण बेदी जी ये कर रही थी। तो जो देश भर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनको सरकार अपॉइंट करती है यूनियन टेरिटरीज में, उनको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा और किरण बेदी जी को एक एग्जाम्पल की तरह देखना पड़ेगा कि आपका काम है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बताए गए नियम कानूनों पर चलना, आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी जैसे स्टेट्स की बात की जाए तो पॉलिसी बनाना काम है वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने गए चीफ मिनिस्टर का। वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का या एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ कागजों पे साइन करना है और अगर संविधान के अगेंस्ट कोई चीज हो रही है तो उस पे एक्शन लेना है। आप अपने आप से चीजें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करो, चीफ मिनिस्टर का जीना मुश्किल कर दो, ये सही नहीं है। और ये चीज बताई गई है यहाँ पे किरण बेदी जी का एग्जाम्पल देखिए। हालांकि किरण बेदी जी को एक लिमिट से ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही नहीं है, क्योंकि किरण बेदी जी हो या फिर कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे जो एक्शन करेगा ना वो होम मिनिस्ट्री या प्रेसिडेंट के कहने पे ही करेगा, अपने आप से कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिजीइंग क्लाइम। इन्फ्लेशन मस्ट नॉट बी अलाउड टू पोज अ थ्रेट टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब भाई इन्फ्लेशन की बात की जाए तो अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था लगभग 4.06 इन जनवरी। काफी सही है ये। अगर आप देख सकते हो तो एक डिसेलरेशन का फेज आ रहा है फॉर द सेकेंड स्ट्रेट मंथ टू अ 16 मंथ लो। पिछले 16 महीनों में सबसे कम अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा है, दूसरी बार अगर आप कह लो कि कम हुआ है सीधे सीधे तो वो जनवरी में हुआ है 4.06%। ठीक है भाई, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। आपको पता है कि सरकार का टारगेट और आरबीआई का टारगेट रहता है 4 ± 2% का ब्रैकेट बनाना। जनवरी 2021 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन था 4.06%। चलिए ठीक है, हल्का फुल्का इन्फ्लेशन कम हो रहा है। आरबीआई का अपर टॉलरेंस बैंड क्या है 6%, यानी 4+2, 6% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन, 6% से कम नहीं जाना चाहिए। हालांकि पिछले 6 महीनों में हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ज्यादा ही है। ठीक है, थ्रू नवंबर। तो नवंबर विद इफेक्ट, इससे पहले 6 महीने की बात कर लीजिए तो अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अगस्त, ठीक है ना, जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ऊपर ही रहा है, 7.5% तक भी पहुंच गया था। फिर अगर आप जनवरी की बात करो तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स सही हुआ है, 1.89% था कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। वेजिटेबल प्राइसेस में डिसइन्फ्लेशन देखने को मिला है, दाम कम देखने को मिले हैं 15.8%। सीरियल प्राइसेस के दाम भी बहुत कम हुए हैं क्योंकि खरीफ क्रॉप के अराइवल्स है। देखिए, खरीफ समर क्रॉप है, समर क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान। तो काफी सारी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, तो बम्पर क्रॉप्स आ रही होती है तो दाम कम होते हैं। फिर भाई राबी विंटर क्रॉप है, राबी क्रॉप्स की जब हार्वेस्टिंग होती है उस समय पे भी बम्पर क्रॉप्स आते हैं तो दाम कम होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में इस महीने बोला द बम्पर खरीफ क्रॉप, राइजिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ गुड राबी हार्वेस्ट, लार्जर विंटर अराइवल्स ऑफ की वेजिटेबल्स एंड सॉफ्टर एग एंड पोल्ट्री डिमांड ऑन एवियन फ्लू फियर्स एज फैक्टर्स दैट ऑगर्ड वेल फॉर मंथ्स अहेड। कहने का मतलब क्या है कि भाई खरीफ क्रॉप के चलते अच्छी पैदावार आई, राबी हार्वेस्ट अच्छे होने के चांसेस हैं,
विंटर्स के समय पे वेजिटेबल्स भी काफ़ी आए हैं मार्केट में, और पोल्ट्री की डिमांड है वो कम हुई है। चूंकि एवियन इन्फ्लुएंजा था, तो एवियन इन्फ्लुएंजा के समय पे लोगों ने चिकन और एग का कंजम्पशन कुछ हद तक कम कर दिया है, तो उसके चलते यहाँ पे इनके दाम देखिए, बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं। अब इस एवियन इन्फ्लुएंजा के चलते जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी एग की, चिकन की, वो थोड़ी कम हो गई, तो उसके चलते उसके दाम भी थोड़े से यहाँ पे स्टेबलाइज हो गए। इसलिए यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं, आरबीआई को कुछ चीज़ों में बोलना है कि पल्सेस और एडिबल ऑयल्स के दाम अभी भी कम नहीं होते नजर नहीं आ रहे। अगर आप पल्सेस और उसके प्रोडक्ट्स की बात करो तो 13.4% इन्फ्लेशन था पल्सेस में। फिर ऑयल और फैट्स में इन्फ्लेशन है 19.7% का। एग और मीट और फिश की बात करिए तो यहाँ पे डिमांड जरूर कम हुई है, लेकिन एग में तब भी इन्फ्लेशन 12.9% का है, और मीट और फिश में तब भी इन्फ्लेशन 12.5% का है। अभी मीट में चिकन हटा दो तो मटन और फिश से तो कोई नुकसान है नहीं भाई आपका एवियन इन्फ्लुएंजा में। हाँ, एग से जरूर था, एग खाने में जरूर लोग रह रहे थे। अब सोचिए कि एग एवियन इन्फ्लुएंजा के समय भी लोग कम खा रहे हैं, तब भी 12.9% का इन्फ्लेशन देखने को मिला है। ये इन्फ्लेशन पल्सेस से कम है, ये इन्फ्लेशन ऑयल एंड फैट से कम है, बट एवियन फ्लू आउटब्रेक था तो कंसीडरेबल तरीके से डिमांड गिरने का डर था और इन्फ्लेशन कम होने का डर था, ऐसा हुआ नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा के दौरान भी लोग ढंग से अंडे खा रहे हैं, तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे वाला जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से चालू है। ये जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ पल्सेस प्रोडक्ट्स का, एग्स, मीट्स और फिश का, ठीक है, ऑयल एंड फैट्स का, ये बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इन्फ्लेशन घटता है और बढ़ता है और घटता है वो किस बेसिस पे होता है। यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ना 4.06% का, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फूड इन्फ्लेशन। और फूड इन्फ्लेशन में भी अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेशन है। ऑयल एंड फैट का अलग है, ठीक है ना, पल्सेस का अलग है, मीट फिश का अलग है, एग्स का अलग है। इसलिए मैं अलग अलग स्टैटिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये वाले, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप कोट करो, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन को डिसाइड करते हैं आपके फूड प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पे कुछ और बातें बताई जा रही हैं। अभी ये जो दिसंबर जनवरी के महीने में जो इन्फ्लेशन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्टेबलाइज हुआ है, उसके लिए एक फेवरेबल बेस इफेक्ट बताया जा रहा है। फेवरेबल बेस इफेक्ट का मतलब क्या है? देखिए, ये जो इन्फ्लेशन का फिगर निकल के आया है 4.06% का, ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो अगर जनवरी 2021 में 4.06% इन्फ्लेशन था, तो जनवरी 2020 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। अब समझिए बात को, जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020, आगे आने वाले फरवरी 2021 में जो भी इन्फ्लेशन होगा उसको फरवरी 2020 से कंपेयर किया जाएगा। मार्च 2021 में जो भी इन्फ्लेशन होगा उसको मार्च 2020 से कंपेयर किया जाएगा। अब बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि मार्च 2020 और फरवरी 2020 में इन्फ्लेशन क्या था। तो मान लीजिए कि अगर फरवरी 2020 में या मार्च 2020 में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, तो बेस इफेक्ट बढ़ जाएगा, और ज्यादा बेस इफेक्ट के बढ़ने के चलते इस बार जो ज्यादा दाम नजर आएंगे वो एक्चुअली में हमको उतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे, कम होते नजर आएंगे। समझिए बात को, फरवरी 2020 में या फरवरी 2020 में जो इन्फ्लेशन था वो था 6.58%, और मार्च 2020 में जो इन्फ्लेशन था वो था 5.84%। अभी 6.58% और 5.84% जो इन्फ्लेशन है ये ज्यादा है, इसको आप कम नहीं कर सकते हो। तो फरवरी 2020 और मार्च 2020 में एक बेस इफेक्ट आ गया, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, चीजों के दाम बढ़ गए। अभी उन दाम के हिसाब से अगर आप फरवरी 2021 और मार्च 2021 का आगे आने वाले महीनों में जब इन्फ्लेशन का डाटा निकालोगे ना, तो आपको इन्फ्लेशन थोड़ा कम नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जिस बेस के रिस्पेक्ट में आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हो वो बेस बड़ा है। और वहीं पे अगर आप आगे आने वाले सालों में किसी महीने के इन्फ्लेशन के डाटा को पिछले साल के किसी ऐसे इन्फ्लेशन डाटा से कंपेयर करते हो जहां पे इन्फ्लेशन बहुत कम था, तो मान लीजिए कोई एक ऐसा महीना है जहां पे इन्फ्लेशन केवल 3% था, और उसको अगर आप करंट प्राइस लेवल से अगले साल में मेजर करते हो तो वहां पे आपको इन्फ्लेशन ज्यादा होता नजर आएगा। तो बेस इफेक्ट यहाँ पे बहुत मैटर करता है। आई होप आप बेस इफेक्ट को यहाँ पे समझ पाए हो। मैं एक्चुअली में आपको बेस इफेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी एक साल में किसी एक महीने में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रहा है, तो अगले साल में उसका जो बेस इफेक्ट है वो बड़ा होके अगले साल के उसी पर्टिकुलर महीने में जो इन्फ्लेशन है वो कम दिखाता है, ठीक है भाई। तो अगर किसी चीज के दाम 100 रुपए थे पहले बेस ईयर में, और मान लीजिए कि फरवरी 2020 में 6.58% इन्फ्लेशन था, तो उसके दाम हो गए 106 रुपए 50 पैसे, और अगले साल उसके दाम 109 रुपए हो गए,
तो 100 रुपए के रिस्पेक्ट में तो 9 बढ़े, लेकिन 106.5% के रिस्पेक्ट में केवल 3 बढ़े। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन आपको यहाँ पे थोड़ा 3% से कम होता नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजों के दाम बढ़ गए, बेस इफेक्ट आ गया है इसलिए चीजें सस्ती हो रही है। फिर भाई इन्फ्लेशन में एक और प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की बात कर लीजिए, चाहे बिल्डर्स की बात कर लीजिए। राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर्स के जेब पे इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो ओवरऑल चीज को बनाने का खर्चा बढ़ेगा, चीज को बनाने का खर्चा बढ़ेगा, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो इस खर्चे को फाइनली एंड कंज्यूमर पे पास ऑन कर देगा और एंड कंज्यूमर को उस एक्स्ट्रा दाम पे उस सामान को खरीदना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा। फिर जो लेटेस्ट IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, इसका ये बोलना है कि पिछले 2 सालों में जो परचेजिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ी है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिंगरिंग सप्लाई साइड स्क्वीज। सप्लाई साइड स्क्वीज का मतलब क्या होता है कि भाई चीजों की जो सप्लाई है वो कम हो रही है। अब वो किसी भी प्रकार की सप्लाई हो सकती है कि भाई अगर मार्केट में आप प्याज आने ही बंद हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है आगे आने वाले समय में प्याज जो 30-40 रुपए किलो का है वो 100 रुपए 200 रुपए प्रति किलो बिकने लगेगा, क्योंकि प्याज की सप्लाई बंद हो गई। यहाँ पे सप्लाई एंड प्रोडक्ट की बात भी नहीं हो रही है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की भी हो रही है। तो अगर कार बनानी है, कार बनाने के लिए आप चाइना से टायर और स्टील इंपोर्ट कर रहे हो, तो अगर वो टायर और स्टील की कार मतलब इंपोर्ट के दाम बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल कार के दाम बढ़ जाएंगे। ये भी आप एक कह सकते हो एक प्रकार का सप्लाई साइड स्क्वीज है। तो इनपुट्स में या ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट्स को आने में सप्लाई साइड में जो उसको बना के देने का प्रोसेस है मार्केट में, इकोनॉमी में, अगर वहां पे दाम बढ़ते हैं या वहां पे कोई रिस्ट्रेंट आता है, चीजें आनी कम हो जाती हैं, तो दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं इसके रीजंस मैंने आपको समझाए हैं। आप YouTube में सर्च मारिए पेट्रोल प्राइसेस, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ आपको एक पहली वीडियो मिलेगी, रीजंस फॉर हाई पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया, व्हाई पेट्रोल डीजल प्राइसेस आर ऑलवेज हाई इन इंडिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया, फ्यूल टैक्स। इस वीडियो को लगभग 2000 लोगों ने देखा। आप जाके इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के प्राइसेस हमारे देश में क्यों बढ़ रहे हैं जब पूरी दुनिया में ब्रेंट क्रूड के दाम और क्रूड ऑयल के दाम कम थे। अब इस ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के दाम के बढ़ने के चक्कर में इन्फ्लेशन तो देखिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करो, फ्रेट कैरियर सेक्टर की बात करो, तो वहां पे जो मेन फ्यूल है वो डीजल है और वो बिक रहा है 80 रुपए प्रति लीटर पे। तो अगर आप डीजल के दाम बढ़ा दोगे तो डीजल के दाम बढ़ाने के चलते फ्रेश प्रोड्यूस हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे फिनिश्ड इंडस्ट्रियल गुड्स हो, इन सब के दाम बढ़ जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो तो हमारी जो बैंक्स हैं वो अभी बहुत सारा पैसा मार्केट में पंप इन कर रही हैं। ठीक है, हमारी सरकार ने बैंकों को खूब सारा पैसा दिया, बैंक मार्केट में उस पैसे को पंप इन कर रही हैं, तो लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में। उस लिक्विडिटी के चलते भी जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो बढ़ रहा है, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान है। क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा पैसा अगर आप पंप इन करोगे इकोनॉमी में और अगर आपकी महंगाई बढ़ती तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो खतरे में आएगी आएगी। लोगों के पैसों की वैल्यू नहीं रह जाएगी। जो पैसा आज की डेट में 100 रुपए का है, अगले साल उसकी कीमत 90, 92, 93 रुपए रह जाएगी अगर 7, 8, 10% का इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा इज अ बिग डेंजर टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन कब हाइपर इन्फ्लेशन बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। समझ गए? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का और आरबीआई का एक बहुत प्रोएक्टिव रोल है कि भाई इन सब चीजों को कंट्रोल में रखना है कैसे भी करके। ठीक है भाई, ये बातें यहाँ पे बताई गई। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भर भर की बुराई क्या है? द प्रेसिंग नीड टू एडजुडिकेट नॉट मीडिएट। When fear is the new normal for average Indian, the court's only role is to act as the guardian of the right to dissent। भाई ये जो सब टॉपिक दिया है ना यहाँ पे ऑथर ने, बहुत बड़ा दे दिया है। क्या बोल रहा है ये कि जो एक एवरेज इंडियन है वो डरने लगा है। आज की डेट में एवरेज इंडियन डर की स्थिति में रह रहा है और इस डर की स्थिति में इस एवरेज इंडियन को केवल सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का केवल काम यह है कि राइट टू डिसेंट को आप कंट्रोल करो। तो फार्म लॉज आ रहे हैं तो फार्म लॉज में सुप्रीम कोर्ट सरकार के अगेंस्ट बोले। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट सरकार के अगेंस्ट बोले। ये यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा हर एवरेज इंडियन डरा हुआ है। अब ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जिसके साथ सब लोग वाक्य नहीं रखेंगे, कुछ लोग इसको गरिया के साइड भी करने लगेंगे। खैर वो एक अलग बात है, वो अपना अपना व्यू पॉइंट है। यहां पे बात की जा रही है किसकी? तो कालीश्वरम राज्य शुरुआत कर रहे हैं जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द शाहीन बाग प्रोटेस्ट।
7 अक्टूबर को शाहीन बाग का प्रोटेस्ट आया था, मैंने इस न्यूज को भी कवर किया था और उस समय पे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आपके पास प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट आप सड़क घेर के बैठ जाओ और लोगों के मूवमेंट के राइट को ब्लॉक कर दो तो वो सही नहीं है। क्योंकि जब आप सड़क घेर के बैठते हो तो जो लोग उस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मूवमेंट ब्लॉक हो रहा है और उनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो आप अपने प्रोटेस्ट के फंडामेंटल राइट्स के लिए किसी और पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकते हो। ये 7 अक्टूबर 2020 के अपने जजमेंट में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। इस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट बैठा और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करके बोला कि भाई हमारा जो पुराना जजमेंट था वो सही था। और इस बेसिस पे कलीश्वरम राज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के फेवर में बात कर रहा है, सरकार के फेवर में बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ये साफ साफ यहाँ पे कलीश्वरम साहब बोल रहे हैं। कलीश्वरम साहब ये बोल रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है सरकार का साथ दे रहा है। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है और बहुत से एक्सपर्ट्स सरकार पे इस प्रकार का इल्जाम लगा रहे हैं। फिर वही कलीश्वरम राज जी वही सारी बातें बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट एजिटेशन हुआ, फॉर्म लॉस के अगेंस्ट एजिटेशन हुआ, इस एजिटेशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए सरकार ने, ठीक है भाई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा दिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज के चार्जेस लगा दिए, दिशा रवि वाले चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो बेसिकली इन सब चीजों के ऊपर कलीश्वरम राज जी बोल रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा है। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि ये खंगाल किस बात को रहे हैं, खंगाल इस बात को रहे हैं कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया क्या वो सही है। देखिए जुडिशियल एग्जामिनेशन में की अगर बात की जाए और किसी भी प्रकार का जुडिशियल एग्जामिनेशन हो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली, चाहे इकोनॉमिक रिजर्वेशन पे हो तो भाई इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए 10% का कोटा दिया सरकार ने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, फार्म लॉज लेके आए, इसको लेके सब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद की जा रही थी? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद यह की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी यह बताएगा कि ये जितनी भी चीजें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब एक बात तो यहां पे ऑथर की सही है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक पर्टिकुलर इशू पहुंच रहा है और सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाल के बताइए कि सरकार जो कुछ भी ये नियम कानून लेके आ रही है ये संविधान के हिसाब से है या नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह आता है कि आप ये बताओ कि ये चीज संवैधानिक है या नहीं है। बहुत सी चीजों को लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग पे छोड़ रखा है और बहुत सी चीजों में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मीडिएशन करने की बात कर रहा है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात की जाए, इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात की जाए, ये काफी समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अगर आप फॉर्म लॉस की बात करो तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देने की बजाय मीडिएट कर रहा है। कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है कि आप ये बताओ कि चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन कर रहा है। और ये बात बोल के ऑथर सुप्रीम कोर्ट को पता है क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट में अपना डिसीजन दे दिया कि भाई जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक ऐसी साइट पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जहां पे दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हो। इस इश्यू को लेके यहाँ पे कलीश्वरम जी सुप्रीम कोर्ट को बहुत गरिया रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बिल्कुल अपना क्लियर स्टैंड बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स सबके सैक्रोसैंक्ट है, सबके फंडामेंटल राइट्स बचाने जरूरी हैं। तो कुछ लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए दूसरों का रास्ता रोक के खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू पॉइंट दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू पॉइंट दे दिया तो तुम सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहे हो। सिंपल बात है, आप सुप्रीम कोर्ट को उल्टा सीधा सुना रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के फेवर में नहीं दिया। अभी लोगों के फेवर में क्या है ये डिसाइड करने की अथॉरिटीज किसने दी है? संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, लेकिन लोगों को उस बात से प्रॉब्लम है। कुछ बातें ऐसी हैं जहां पे सही में सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि भाई इतने सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस हैं आपने लंबे समय से पेंडिंग कर रखे हैं। दूसरा, आप मीडिएशन कर रहे हो। फॉर्म लॉस के ऊपर सिंपल सिंपल बताओ ना भाई कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। आप ये बताइए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मीडिएट करने को किसने बोला है आपको? यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द टॉप कोर्ट should not exercise its constitutional role and ensure judicial scrutiny on an aggrandizing, executive and equally imposing parliament by exercising its counter measure function। मतलब टॉप कोर्ट के ऊपर इल्जाम लेके करिश्म दास जी बोल रहे हैं कि टॉप कोर्ट कुड नॉट एक्सरसाइज, मतलब टॉप कोर्ट ना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर पा रहा है। किसका? जुडिशियल स्क्रूटनी का। किसके अगेंस्ट? एक एग्रेडाइजिंग एग्जीक्यूटिव और इंपोजिंग पार्लियामेंट के अगेंस्ट। मतलब कि यहां पे आप देखिए कलीश्वरम दास जी क्या बोल रहे हैं। कलीश्वरम दास जी ये बोल रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट अपना काउंटर मेजोरिटोरियम फंक्शन नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी सरकार कर रही है, वो सरकार अगर गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रखे। लेकिन अब यहां पे एक बहुत बड़ी चीज है कि गलत की डेफिनेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया शाहीन बाग वाले केस में कि आप दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकते, लेकिन कलीसुरम दास जी के हिसाब से शाहीन बाग के ऑर्डर्स गलत है। ठीक है भाई, अब ये परसेप्शन है और अपने परसेप्शन के हिसाब से कलीसुरम दास जी क्या बोल रहे हैं, कलीसुरम जी क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से सही कर दिया है। तो यहां पे बहुत ही मेजर फेसेट है, एक प्रकार की कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई है कि भाई कौन सही है यहां पे, कौन गलत है। अब यहां पे सीधी सीधी बात यह है कि चाहे इकोनॉमिक रिजर्वेशन हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे फॉर्म लॉज हो, ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपना स्टैंड इस बात पे क्लियर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इन लॉज को लेके क्या सोचता है। बहुत लंबे समय तक आप इन लॉज को इंप्लीमेंट होने दो, फिर 3-4 साल इंप्लीमेंटेशन के बाद अपना जजमेंट सुनाओ, वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपना जजमेंट सुना देगा प्रॉपर तरीके से तो भाई उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है और कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी की स्थिति आ जाएगी, हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया। और सुप्रीम कोर्ट के लिए जिस प्रकार के शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कलीसुरम जी, वो भी मुझे थोड़े से ठीक से नहीं लग रहे हैं। जैसे कि शाहीन बाग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट सुनाया है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास जब रिव्यू पिटीशन गया तो देखिए यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू रिविजिट इट्स अर्लियर फॉली वेयर इट्स मेयरली एक्टेड एज जुडिशियल एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप इल्जाम लगा के बोल रहे हो कि ये एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल एक्सटेंशन है। मतलब बैक एंड से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती सुधारने का मौका मिला और अपनी गलती सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुधारी। मतलब तुम कौन हो भाई सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे? आप बस एक लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत पढ़े लिखे जज बैठे हैं, आपसे ज्यादा ही पढ़े लिखे और जुडिशियल प्रैक्टिस वाले जज बैठे हैं, तो आप कौन होते हैं उनको बताने वाले कि क्या सही है क्या गलत है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट मीडिएट कर रहा है फॉर्म लॉ के केस में, तो वो क्रिटिसाइजमेंट सही है। बट अगर आप सुप्रीम कोर्ट को इस चीज के ऊपर डिसाइड करने लग रहे हैं क्रिटिसाइज कि शाहीन बाग में आपने गलत डिसीजन दे दिया, तो फिर तो आप अपना दिमाग लगा रहे हो ना यहाँ पे। खैर वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट कुड हैव टेकन एम्पिरिकल लेसन्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल सिचुएशन दैट वाज ऑलमोस्ट proximate to an internal emergency. Constitutional morality is a philosophy that should primarily apply to constitutional courts. यहाँ पे internal emergency की बात कर रहे हैं, कलीसुरम साहब बोल रहे हैं कि भाई internal emergency लग गई है और सरकार अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर रही है। आज के देश में नागरिक डर में रह रहा है, ठीक है ना भाई। अब हो सकता है भाई आप लोग भी नीचे कमेंट में बताओ क्या डर लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये इनका बोलना है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक कॉल दे रहे हैं कि आप इस डर को बचाइए, नागरिकों को बचाइए, और सुप्रीम कोर्ट सामने आके सरकार को काउंटर करे। इस तरीके की यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट को एक और बेसिस पे यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये बेसिस मुझे थोड़ा सा सही लगा। जब स्टैटिस्टिक्स पे बात होती है और पुराने जजमेंट्स पे बात होती है तो चीजें थोड़ा ठीक लगती हैं। अगर आप बात करो सुप्रीम कोर्ट का पहले का एक जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स 1972, ठीक है भाई। हिम्मत लाल के शाह में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि रूल फ्रेम्ड बाय द अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर कन्फर्ड आर्बिट्ररी पावर ऑन द पुलिस ऑफिसर्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक मीटिंग्स एंड देयरफॉर लायबल टू स्ट्रक डाउन। 1972 में अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर्स ने जो भी रूल बनाए, जो भी नियम कानून बनाए, उस नियम कानूनों के चलते पुलिस कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर्स को इतनी ताकत मिल गई कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको दबाया जा सकता था। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। तो मतलब हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1972 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो डिसेंट था उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन दी, और अगर पुलिस आर्बिट्ररी तरीके से एक्ट कर रही है तो उसको रोकने का यहाँ पे जजमेंट सुनाया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। हिम्मत लाल के शाह को जनवरी 2020 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया, बट कलीसुरम साहब ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीखा नहीं हिम्मत लाल के शाह वाले एपिसोड से, और यहां पे पुलिस के और सरकार के फेवर में डिसीजन लेके सरकारी एजेंसीज को इनडायरेक्ट तरीके सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी कि वो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को और दबाए। इस तरीके की बातें यहाँ पे कलीसुरम साहब कर रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि भाई फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट, आपके पास प्रोटेस्ट करने का राइट है, और प्रोटेस्ट करने के राइट के चलते भाई अगर आप किसी भी सड़क चलते आदमी के सड़क पे से चलना रोक रहे हो तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉजिकल डिसीजन दिया,
कि आप सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हो, लोगों का चलना फिरना बंद हो गया, घर में आना जाना बंद हो गया, उसमें से किसी की तबीयत खराब है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, आपने वो सड़क ब्लॉक कर दी, तो उसके फंडामेंटल राइट्स को आपने ब्लॉक किया ना। ये लॉजिक दिया सुप्रीम कोर्ट में, बट ये लॉजिक कलीसुरम साहब को समझ में नहीं आया। कलीसुरम साहब का ये बोलना है कि नहीं भाई, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है, सब लोग सड़क पे बैठ के धरना प्रदर्शन करो, हर चीज रोक दो। तो अब ये इस बात के ऊपर सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है किसकी? मेक पीस विद नेचर नाउ, दिस ईयर कैन गो डाउन एज द ईयर व्हेन वी सेट प्लैनेट ऑन अ पाथ टुवर्ड्स हीलिंग। भाई यहाँ पे नेचर की बात की जा रही है। देखिए इस आर्टिकल की शुरुआत कैसे की जा रही है। कोविड-19 ने हमारी लाइफ को तो हिला के रख दिया है। 3 मेजर एनवायरमेंटल क्राइसिस हमारे सामने खड़ी हैं। एक है भाई क्लाइमेट चेंज, दूसरा है नेचर लॉस, तीसरा है पॉल्यूशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे इमरजेंसी प्लान की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी कोविड-19 के बाद और इवन कोविड-19 से पहले हम लोग के सामने क्लाइमेट इमरजेंसी टाइप की और पैंडेमिक इमरजेंसी टाइप की आ रखी, तो इसको कहीं ना कहीं डील करना जरूरी है। बहुत लंबे समय से साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी नेचर को खराब कर रही है। उसके बावजूद सरकारें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस इंडिविजुअल्स आज भी उस प्रकार से काम कर रहे हैं जिस प्रकार से हमारे रिसोर्सेस का अनसस्टेनेबल तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और आने वाली जनरेशंस के लिए लगता है हम कुछ भी छोड़ के जाने वाले नहीं है। आने वाली जनरेशंस के लिए हम स्पीशीज एक्सटिंक्शंस, पॉइजनस एयर और पॉइजनस वाटर ही छोड़ के जाएंगे। कुछ भी उनके लिए कॉन्क्रीट हम शायद छोड़ के नहीं जाएंगे। 2020 का यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का क्या बोलना है कि भाई पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस कम हुआ है। इन एमिशन के कम होने के बावजूद भी हम इस सेंचुरी में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्लोबल वार्मिंग रोक नहीं पाएंगे। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्लोबल वार्मिंग होती तो कैटास्ट्रॉफिक इंपैक्ट आने वाला है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तो बात ही मत करो। और पैंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन लगा और जीएचजी एमिशंस कम हुए, उसके बावजूद भी 3 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग रोक नहीं पाओगे। और 2100 तक जब 3 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी ना, तो हालात उस समय पे जितने गंदे होंगे ना, हम लोग में से ज्यादातर लोग उस समय पे होंगे नहीं, अगली जनरेशन होगी, तो अगली जनरेशन सफर करेगी। तो इस जनरेशन वाले ज्यादा सोच ही नहीं रहे, वो सोच रहे हैं निकाले रहो गैस, निकाले रहो ग्रीन हाउस गैसेस। फिर यहाँ पे इस मंथ दासगुप्ता रिव्यू हुआ। दासगुप्ता रिव्यू हुआ, उसमें क्या बोला गया? The per capita stock of natural capital, the resources and services nature provides to humanity, has fallen by over 40% in just 2 decades. We already know that a staggering 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air. भाई दुनिया में 10 में से 9 लोग polluted air breathe करते हैं। तो ये जो 40% ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स गिरा है रिसोर्सेज एंड सर्विसेज नेचर प्रोवाइड्स पर टू ह्यूमैनिटी, पर कैपिटा स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। देखिए नेचुरल कैपिटल तो उतना ही रहने वाला है। अगर आप बहुत ज्यादा उसको कंजर्व करोगे तो भी जो ट्रीज हैं, जो भी हमारी साफ हवा है, वो तो पहले जितनी थी उतनी एग्जिस्टेंट रहेगी। जरूरी ये है समझना कि जो पॉपुलेशन है दुनिया भर की, वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और इस पॉपुलेशन के बढ़ने के चलते डिनोमिनेटर में जो पॉपुलेशन वाला फैक्टर आता है वो बहुत ज्यादा है, ऊपर के नेचुरल रिसोर्सेज उतने ही हैं। तो पर कैपिटा जो नेचुरल स्टॉक है, जो रिसोर्सेज और सर्विसेज हमको मिलती हैं, वो पिछले 20 सालों में बहुत कम हो गई। इसके चलते दुनिया भर में पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डैमेज, इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हुई है ना, बहुत बड़ी है। इसके आंसर्स बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ढूंढे हैं। ठीक है भाई, आंसर्स के लिए क्या है? टू गाइड द डिसीजन मेकर्स टुवर्ड्स द एक्शन रिक्वायर्ड, द यूएन हैज रिलीज्ड मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया? द रिपोर्ट पुल्स टुगेदर ऑल एविडेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिक्लाइन from major global scientific assessments with most advanced ideas on how to research। कहने मतलब यह है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि भाई दुनिया भर में जो इन्वायरमेंटल डिक्लाइन हुआ है उसको तो पहले यहाँ पे एसेस किया गया। इस रिपोर्ट में अलग अलग इंडिविजुअल एरिया वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज हुई हैं, उन स्टडीज में पता किया गया कि हाँ भाई हमारा नेचर कितना खराब हुआ, कितनी प्रॉब्लम है। और उसके बेसिस पे, उन असेसमेंट्स के बेसिस पे एक कंसोलिडेटेड फिगर तैयार किया गया कि इन्वायरमेंट में हालात इतने खराब हैं, और एडवांस्ड आइडियाज को पुटअप किया गया कि इन हालात जो खराब हो गए हैं इनको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो रिजल्ट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर दैट कैन सिक्योर ह्यूमन वेलबींग ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। यानी यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बनाने की बात की जा रही है जिससे आगे आने वाले समय का हम प्लेनेट हेल्दी कर सके, ह्यूमन वेलबींग की बात कर सकें, सस्टेनेबल नेचर की बात कर सकें, जिसके चलते आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ रोकें।
लेकिन इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो जरूरत से ज्यादा आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करने के ऊपर जाओगे तो आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आनी चलेगी, और जब आप जरूरत से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जाओगे तो आपका इन्वायरमेंट बर्बाद होने लगेगा। समझ गया आप बात को? तो काफी सारी चीजें यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। अब अगर आप बात करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 क्या बात करते हैं कि भाई क्लाइमेट भी अच्छा रहना चाहिए और फूड और वाटर सप्लाईज भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक लिमिट से ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इकोसिस्टम का कोलैप्स हो रहा है, तो क्या फूड और वाटर सप्लाईज को आप वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्रीज में पहुंचा पाओगे? ऑब्वियस सी बात, आप नहीं पहुंचा पाओगे। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको अपनी इकोनॉमीज और सोसाइटीज को कुछ इस प्रकार से बदलना है कि हम नेचर की कीमत रखें और नेचर को हम अपने हर्ट पे रखें, नेचर को हम एक बेसिक पॉइंट की तरह रखें कि जब भी हमको इन्वायरमेंटल या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें नेचर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक मेजर फैक्टर होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो कल की डेट में बैंक और इन्वेस्टर्स कभी भी फॉसिल फ्यूल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नए तेल के गड्ढे नहीं खोदे जाएंगे, नए कोल माइंस नहीं खोदी जाएंगी। लेकिन ये सब हो रहा है। अगर आप इन्वायरमेंट को अपने बेस पे रखो, अपने डिसीजन मेकिंग के बेस पे, तो कोई भी बैंक, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर्स कोल माइनिंग में, ऑयल माइनिंग में खर्च नहीं करेगा। लेकिन जबरदस्त तरीके से सरकारें और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कोल माइनिंग वगैरह जैसी चीजों में खर्च कर रहे हैं। मतलब हम सबको पता है कि ये सब चीजें करने से आगे आने वाले समय में नुकसान होने वाला है, लेकिन लोग इतने भूखे हो रखे हैं, इतने लालची हो रखे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे आने वाले 70-80 सालों में क्या होगा। वो सिर्फ आज की सोच रहे हैं या फिर आगे आने वाले 2-3 सालों की सोच रहे हैं। गवर्नमेंट चाहे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी को क्लीन फार्मिंग और एनर्जी और वाटर में लगा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट्स भी इन कॉर्पोरेट्स को बैकएंड से सपोर्ट दे रही है, क्योंकि हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। तो इंडिया इस बात पे ध्यान दे रहा है कि चाइना हमसे इकोनॉमिकली आगे ना निकल जाए। चाइना इकोनॉमिकली भी ध्यान दे रहा है, मतलब पूरी दुनिया आपस में कंपीट करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हेल्थ, वेलबींग, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब हमारी कैलकुलेशन से बाहर जा चुके हैं। अब इन सब चीजों के बीच में ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करने की कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 126 कंट्रीज ने बोला है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशंस। लेकिन ये जो टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशंस जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उसमें बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोचेस लाई गई हैं। 2050 2060 तक चाइना और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज अपने आप को क्लाइमेट न्यूट्रल करने की बात कर रहे हैं, और 2050 2060 तक इतना डैमेज हो जाएगा ना इन्वायरमेंट को, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को यहाँ पे और पोटेंट बनाने की जरूरत है। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में गवर्नमेंट को फाइनली एक ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग मार्केट लाना ही पड़ेगा। $100 बिलियन की जो क्रेडिट लाइन थी, ये हर साल डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन देंगे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए। इस लाइन को भी इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल है दोस्तों कि ऐसी चीजें होने वाली हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस प्रकार का आइसोलेशनिस्ट मोड अपनाया है डोनाल्ड ट्रंप और बोरिस जॉनसन जैसे लीडर्स ने। तो हमें अपनी दुनिया को खाना खिलाना, फीड करना है, और बिना नेचर को डिस्ट्रॉय किए, बिना फॉरेस्ट को गिराए और बिना अपने ओशंस को खाली किए हुए फीड करना है। केमिकल्स और टॉक्सिन्स का जो एमिशंस है, जिसके चलते मिलियंस ऑफ प्रीमेच्योर डेथ होती है, इनको कम करना है। एट द सेम टाइम जॉब्स को भी क्रिएट करना है। जो जॉब जा रही हैं उनके बजाय कुछ अल्टरनेटिव भी लेके आने हैं, और इन सब चीजों को करने के लिए एक ग्लोबल अप्रोच की जरूरत है। एक इंडिविजुअल कंट्री ये सारे काम नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी ग्लोबल अप्रोच यहां दिखती नजर नहीं आ रही है। आप समझ ही सकते हैं क्लाइमेट के फील्ड में कोई बाइंडिंग एमिशन एग्रीमेंट है ही नहीं हमारे पूरे दुनिया में, और आगे आने वाले समय में बनेगा, इसके चांसेस भी बहुत कम है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हैव अ ग्रेट डे। गुड।